नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे रोज की तरह ही देश की राजनीति से जुड़े कुछ मसलों पर बातचीत करेंगे। हम्म, अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल जब हमारी बातचीत हुई थी तो आज का दिन यानी कि हम्म, 9 मार्च का दिन यह तय रखा गया था कि हो सकता है कि एक बड़ी हम्म, घोषणा हो और मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए। हम्म, उन्होंने सुबह सवेरे शायद 10 या 11 बजे के आसपास इस पूरे बातचीत को खारिज कर दिया, यानी इस तरह हम्म, खबरों को खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये बहुत गहरे स्तर का फेक न्यूज है और इसे फैलाने से बचना चाहिए। और हम्म, हम कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनाने जा रहे हैं हम्म, और हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम्म। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो यही लग रहा था कि शायद मायावती की तरफ से इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि जब संतोष जी ने मेरे सामने ये बात कही थी, कल फिर संतोष जी से मेरी चर्चा होगी, तब मैं हम लोग फिर से इस बात पे गौर करेंगे। मुझे तो लग रहा था कि इस प्रकार की चर्चाएं जैसे आगे बढ़ेंगी, उसके बाद मायावती आएंगी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसका खंडन कर देंगी और फिर कहेंगी कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक मायावती की तरफ से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं आया है। केवल एक ही संकेत आया था बहुत शुरू में, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआती बैठकें हो रही थी और हवाओं में विपक्षी एकता की काफी गूंज थी और भारतीय जनता पार्टी काफी परेशान थी इसकी वजह से। उस वक्त मायावती ने अखिलेश यादव पर आक्षेप, समाजवादी पार्टी पर आक्षेप करते हुए कहा था, वो शायद इंडिया गठबंधन की बैठक में जो रामगोपाल जी ने कुछ बातें कही थी उस पर प्रतिक्रिया कर रही थी। कहा था कि जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में नहीं है उनके बारे में बोलते समय सतर्क, ध्यान से दो बार सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी किसी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो उससे एक बार लगा था कि मायावती एक गठजोड़ करने के बारे में विचार कर सकती हैं और इस तरह की उम्मीदें बनी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद तीन विधानसभा तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए, उसमें तीनों में ही कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद दिल्ली की बैठक हुई थी असल में, जो नहीं राम नहीं, ये जी। रामगोपाल, नहीं रामगोपाल वाली ये बात जो है ना, दिल्ली की बैठक की नहीं। मेरा मानना ये है, जहां तक मेरी याद मेरा साथ अगर दे रही है ठीक से, तो ये उससे पहले तीन राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले हुई चर्चा है। क्योंकि तीन राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद में इसमें कांग्रेस ये चुनाव हार गई और खासे बुरे तरीके से चुनाव हार गई। उसके बाद में तो फिर मायावती ने कभी भी इस बात को दोहराया नहीं। और उसके बाद आप देखिए कि विपक्षी गठजोड़ की जो गतिविधियां थी वो बिल्कुल ठप होती चली गई, उनमें कुछ रह नहीं गया। उसके बाद फिर तो नीतीश कुमार भी उधर चले गए और ऐसी परिस्थितियां बन गई जिससे ये लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वहां की राजनीति में भी जयंत चौधरी चले गए, उसकी राजनीति में भी परिवर्तन हो गया। तो मायावती के पास ऐसी कोई प्रेरणाएं नहीं रह गई ताकि वो जिनके तहत वो सोच पाती कि वो विपक्ष के साथ जुड़े। तो मेरा तो ये मानना तब पहले भी था और आज भी है कि अगर विपक्षी गठबंधन अपना मोमेंटम, वो जो जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, उसकी जो गतिशीलता थी, उस गतिशीलता को वो कायम रखता, उसको और आगे बढ़ाता। और जैसे कि इस वक्त कांग्रेस बेरोजगारी के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रश्न जो है वो इंडिया गठबंधन को बनाना चाहिए था केंद्रीय प्रश्न है। वो अपना साझा कार्यक्रम बनाता और उसमें मायावती को सब लोगों की तरफ से एक निमंत्रण सा जाता कि आइए आप भी देखिए, विचार कीजिए, तब फिर एक बात बन सकती थी और उसमें कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाती। लेकिन कुछ हुआ नहीं इस तरह का। इसके बाद जो लोग इंडिया गठबंधन में जाने के थोड़े बहुत उत्सुक भी दिख रहे थे, उनका भी जोश ठंडा हो गया। कई बार ये कहा जाता है कि ईडी के कुछ मामले हैं, यानी कि आय से ज्यादा संपत्ति के जो मामले हैं वह मायावती की राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं या रोकते हैं। क्या हम्म। यह समझ सही है या एक तरीके से दुराग्रह है मायावती के प्रति? नहीं, मायावती के ऊपर दुराग्रह नहीं है, ये एक हकीकत है। ये चीज लगभग सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में सही है और मायावती के बारे में और उत्तर प्रदेश के दूसरे अन्य नेताओं के बारे में ये चीज और भी ज्यादा सही है। लेकिन मायावती दूसरे नेताओं की अपेक्षा कुछ ज्यादा डरी हुई है। देखिए, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला तो मुलायम सिंह जी के खिलाफ भी था, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला तो अखिलेश जी के खिलाफ भी है।
इन सबके खिलाफ सरकार के पास आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। लेकिन मायावती के खिलाफ भी ये मामला है, लेकिन वो उनका जो भय है वो दूसरे नेताओं और पार्टियों के मुकाबले बहुत बड़ा है। और बावजूद इसके कि उन जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, तो उनका ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है और बार बार वो वही राजनीति कर रही है, इसकी वजह से उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो ये जो पूरी राजनीति है, क्या वो उन्हें इस तरीके से भयभीत कर सकती है कि वो अपनी पार्टी को ही खत्म करने को ले जाएं? क्योंकि जैसा कि आपने भी बार बार अपने विश्लेषण में कहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो पार्टी का प्रदर्शन तो बहुत खास नहीं रहने वाला, बहुत बुरा रहने वाला है। तो फिर ये निर्णय क्या सिर्फ डर के आधार पर है, या वो चाहती हैं कि उनका कुछ वोट रहे और बाद में चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से या जो भी सत्ता में आता है उसके साथ बार्गेन करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस बड़े पैमाने पर चुनाव जीतेगी, अगर मायावती का यही रवैया रहा तो उसके बाद मायावती से कौन बात करेगा? देखिए, मैं काफी सोच समझ के इस बात को कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि मायावती के इस रवैये से उनका जो दलित जनाधार है वो एक तरह से फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा। मायावती के साथ वो अब उत्तरोत्तर पहले के मुकाबले कम बंधा हुआ रहेगा। उसके फ्री फ्लोटिंग होने का नतीजा ये निकलेगा कि उसका एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ जाएगा और पूरी तरीके से वो वोट बर्बाद हो जाएंगे, वो चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा और कुछ हिस्सा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा, छोटा सा हिस्सा एक। लेकिन करीब 20% दलित जो हैं उत्तर प्रदेश में, उन दलितों में जो जाटव समाज है उसकी संख्या बहुत बड़ी है। वो उसका 70% हिस्सा जो है वो जाटव समाज का है। तो वो जाटव समाज आज मेरे ख्याल से मायावती की तरफ जिस उम्मीद से देख रहा है, मायावती उन उम्मीदों को पूरा कर पाने में असमर्थ है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब चुनाव की घोषणा होगी तो उसके बाद हो सकता है मायावती फिर एक निर्णय लें। क्या ये इस तरह की उम्मीद वाजिब है, या फिर राजनीति को इससे आगे बढ़ावा उम्मीद लगाने के लिए कोई भी उम्मीद लगा सकता है, लेकिन मायावती को अभी इससे खंडन करने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? मतलब अगर ये है, इसका मतलब ये है कि पहले से एक योजना है। योजना ये है कि मायावती बार बार इस बात का खंडन करती रहेंगी कि वो किसी के साथ गठजोड़ में नहीं आएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी और वो एन मौके पर गठजोड़ में जाने की घोषणा कर देंगी। इसका मतलब यही निकलता है ना। तो वो एन मौका कब आएगा? अब उस एन मौके में भी एक हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं रह गया है। वो कब आएगा एन मौका? कोई ना कोई तो मौका होगा ना, अभी बहुत समय नहीं है उसके। उम्मीद जताने वाले लोग यह कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव के पहले तो वो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी और फिर वो गठबंधन में गए, तो शायद अभी भी वो फैसला ऐसा कर सकती हैं और शायद ऐसा हो भी सकता है। अगर वो ऐसा फैसला करेंगी तो हम लोग फिर उस परिस्थिति पे जो पैदा होगी उसके आलोक में पूरी राजनीतिक परिस्थिति में फिर से विचार करेंगे। लेकिन अभी तो हमें मायावती ने जो कहा है उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। भाई ऐसा कोई कारण नहीं है कि मायावती ने जो कहा है उसको हम उसके ऊपर यकीन ना करें। हम मायावती के वक्तव्य में वो पढ़ें जो वो नहीं कह रही हैं और वो ना पढ़ें जो वो कह रही हैं। उनके द्वारा विशेष रूप से इस बात पर जोर देने का भी क्या कोई अर्थ है कि हम कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनाने जा रहे हैं? तीसरे मोर्चे की तो कोई चर्चा उन्होंने पहले भी कभी नहीं की और मेरे ख्याल से कोई तीसरे मोर्चे की कहीं कोई चर्चा है ही नहीं। बस तीसरे मोर्चे का क्या मतलब हुआ? तीसरे मोर्चे का मतलब ये हुआ कि वो भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव के साथ जहां उन्होंने तेलंगाना में समझौता कर लिया है मायावती ने, और जो चंद्रशेखर राव हैं वो तीसरे मोर्चे की चर्चा किया करते थे। अब तो चंद्रशेखर राव ने भी तीसरे मोर्चे की चर्चा करनी बंद कर दी है। उनकी तरफ से तो बिल्कुल खामोशी ही पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति में है ही नहीं। जब से वो चुनाव हारे हैं तब से आपने बीआरएस की कोई चर्चा सुनी है? चंद्रशेखर राव की कोई चर्चा सुनी है? वो लोग एक बयान तक नहीं कोई देते किसी चीज के बारे में। खामोशी से कहीं पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। बीच में वो गिर गए थे, काफी बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। उनको चोट वगैरह लग गई थी, लेकिन उनके पास अकेले वही नेता थोड़ी ना है भाई। उनके भारत राष्ट्र समिति एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली संगठन है तेलंगाना में। उसकी ताकत को कम कर, चुनाव जरूर वो हार गए हैं, उसकी ताकत को कम करके आंकना उचित नहीं होगा।
आज भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में अपना एक गठबंधन पक्का किया और तेलुगु देशम पार्टी एनडीए में वापस आई और कुछ सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ जिसमें 17 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी लड़ेगी। तो क्या ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को काफी अच्छी तरीके से मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है? इसमें ये देखना ये पड़ेगा कि जो तेलुगु देशम के साथ भाजपा का जो गठजोड़ हुआ है उसमें तेलुगु देशम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कम्मा वोटों का लाभ होगा, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली और विशाल समुदाय है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी है। और ये जो वाईएसआर कांग्रेस है, ये दरअसल रेड्डी समाज की पार्टी है। इसमें रेड्डियों का बड़ा भारी प्रभुत्व है इसके। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के भी रेड्डी समाज के साथ बहुत परंपरागत रूप से अच्छे संबंध रहे हैं। ये सब लोग तो वाईएसआर रेड्डी खुद ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। वो तो बाद में उनके दुर्घटना में निधन के बाद में परिवार से इनका झगड़ा जरूर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश में सामाजिक शक्तियों की गोलबंदी कैसे होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस भी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो रेड्डी समाज के वोट बढ़ जाएंगे। भाई कांग्रेस या तो रेड्डी समाज को ही तय करना है कि वो जगन मोहन रेड्डी के साथ जाएंगे या उनकी बहन जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष है उनके साथ वो जाएंगे। एक ही परिवार दोनों का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में भाजपा को कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन तेलुगु देशम ने चूंकि भाजपा के साथ गठजोड़ कर लिया है, इसलिए आंध्र प्रदेश में जो मुसलमान वोट हैं वो अब तेलुगु देशम को नहीं मिलेंगे। वो मुसलमान वोटों को भी तय करना होगा कि वो कांग्रेस का साथ देंगे या जगनमोहन रेड्डी का साथ देंगे। तो वहां पर सामाजिक शक्तियां किस तरीके से अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं तय करेंगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि खींच तान कर भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपने गठबंधन को ठीक कर ही लेगी। क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी जगह गठबंधन कर लेगी। प्रश्न केवल गठबंधन करने का नहीं है। जब गठबंधन काफी आनाकानी के साथ में और झगड़े झंझटों के साथ होते हैं, तो उसमें वोटों के ट्रांसफर के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। जो गठबंधन स्वाभाविक रूप से और बहुत ही बिना किसी दिक्कत के आसानी के साथ होता है, सलाह सुमति के साथ होता है, वहां वोटों का ट्रांसफर भी अच्छा होता है। लेकिन जिस गठबंधन के अंदर इस तरह के तनाव काम करते हैं, जैसे मैं मानता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए की कमजोर नस साबित हो सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में अकेलीज हील कहते हैं। वो एनडीए का एक ऐसा पक्ष साबित हो सकते हैं जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी गिरी है। अब वो उस तरीके से बिहार के जो ईबीसी हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके उस तरीके से स्वाभाविक नेता नहीं रह गए नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो आसानी से जीत सकते हैं बिहार में अपना चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार को जो सीटें मिलेंगी वो 15 मिलती हैं कि 16 मिलती हैं कि 14 मिलती हैं, ये अलग बात है, अभी तय नहीं है। अभी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को जीतने में बड़ी दिक्कत आएगी वहां पे। तो वहां पे एनडीए जो है वो बिहार में मार खा सकता है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये भी बहुत स्वाभाविक सी एक समझ है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी आसानी से जीत जाएंगे। वहां भी उनको कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये मान लिया बड़े जाता है मुकाबले का सामना जरूर करना पड़ेगा उन्हें, लेकिन वो उनकी स्थिति बेहतर होगी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के मुकाबले। मैं ये कह रहा हूं। इस बात सही है कि तेजस्वी ने चिराग पासवान के सामने रखा है कि हम आपको 10 सीटें दे देंगे, लेकिन चिराग पासवान की प्राथमिकता एनडीए के साथ रहना ही होगी। वो तेजस्वी के साथ तो इस हालत में ही जाएंगे जब उनके सामने और कोई दूसरा चारा ना बचे, वरना वो तेजस्वी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। और वो एनडीए में ही रहेंगे और वो उनके और नीतीश कुमार के बीच में कितने कड़वे कितने तल्ख संबंध हैं, तल्ख रिश्ते हैं, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो जो चिराग पासवान के जो पासवान वोट हैं वो तो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को नहीं मिलने वाले। वो भाजपा के उम्मीदवारों को तो मिलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को वो नहीं मिलने वाले।
जो डीएमके है और कांग्रेस है और कुछ और जो छोटे दल वहां पर हैं, उनके बीच का भी गठबंधन आज फाइनल हो गया तमिलनाडु में और पुडुचेरी में। तो मैं ये सोच रहा था और इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने भी सीटों के एडजस्टमेंट का काम तो तकरीबन कर लिया, लेकिन एक बड़ा नैरेटिव बनाने में शायद वो सफल नहीं रहे। क्या ये मानना सही है? नहीं, नैरेटिव तो बिल्कुल नहीं बना पाए। मेरा इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास अंक गणित है, लेकिन इनके पास चुनाव जीतने का रसायन नहीं है। रसायन के जरिए ही वो अंक गणित जो है वो आगे बढ़ता है, यानी हवा बनती है तब उस हवा के साथ वो अंक गणित आगे बढ़ता है। तो कई सीटों के ऊपर जहां पर अंक गणित इनका बहुत शक्तिशाली होगा, वहां ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर करेंगे अपने तालमेल के कारण। लेकिन कुल मिलाकर जो केमिस्ट्री है वो तो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही बनती हुई दिखती है, बिहार में भी दिखती है। देखिए, आज एबीपी चैनल पे एक आंकड़ा दिखाया गया, मैं भी उस बहस में शामिल था। वो आंकड़ा ये था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वोट खोए और नीतीश कुमार ने भी बड़े पैमाने पर पिछड़े वोट खोए। तेजस्वी यादव के खाते में बहुत सारे पिछड़े वोट नए जुड़े, तभी वो सबसे बड़े दल के रूप में उभर पाए। उनके पिछड़े वोट जो हैं शायद 18% बढ़ गए, ऐसा ऐसा कुछ आंकड़ा उन्होंने दिखाया। अच्छा, तो ये तो क्या अब हम लोगों को सोचना चाहिए, क्या तेजस्वी यादव वो जो मोमेंटम 2020 में शुरू हुआ था, जो गतिशीलता उन्होंने पकड़ी थी अपने आधार को विस्तृत करने की, क्या वो गतिशीलता लगातार जारी है? क्या उस गतिशीलता को वो आज 4 साल बाद लोकसभा चुनाव में अपने चरम पे पहुंचा सकते हैं? या अब लोकसभा चुनाव में उनकी टक्कर नीतीश वो नरेंद्र मोदी की हस्ती से है? और जो अति पिछड़ा समाज है और अति दलित समाज है, उसमें नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय नेता हैं, हिंदी पट्टी में खास तौर से। इस तथ्य को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज बद्री नारायण एक खास बात कह रहे थे, जिसपे मैं समझता हूं वो एक महत्वपूर्ण बात थी। उनका कहना यह था कि जो अति पिछड़े समाज के वोटर हैं, वो जब नरेंद्र मोदी को एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, कर्मकांड करते हुए देखते हैं, तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति जो है मंदिर में वो कर्मकांड कर रहा है जिसको करने का अधिकार केवल पुरोहितों को और उन लोग ब्राह्मणों को ही होता था। फिर वो अबू धाबी में जाके भाई वो कर्मकांड करते हैं। तो उनका कहना था कि इन सब चीजों से जो शूद्र जातियों का जो निचला हिस्सा है, यानी लोअर ओबीसी है, वो नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आ जाता है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। मैं समझता हूं ये एक मजबूत तर्क है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये एक तर्क अच्छा तर्क है, पर मुझे लगता है कि शायद फिर उसमें और दूसरे कारक भी होते हैं, जातियों का गठजोड़ जिसमें वो हाँ, नहीं वो सब है, लेकिन राजनीति। आमतौर पे एक छवि जो है ना, इससे बनती है। तो नरेंद्र मोदी की पहले से उनके बीच में जो स्वीकारोक्ति है, वो स्वीकारोक्ति इससे और भी ज्यादा उसकी धार थोड़ी बढ़ जाती है इससे, इस घटना। लेकिन एक चीज इसमें ये भी है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो एसबीआई की तरफ से जो एक तर्क आया कि हम नहीं दे सकते हैं अभी नाम, 4 महीने तक हमें छूट दिया जाए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसने खरीदे, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के किसी डर को दिखाता है, अत्यधिक सावधानी को दिखाता है? इसे हम कैसे पढ़ें? नहीं नहीं, वो तो उसमें डर है ही उसके पीछे। उसको मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है कि अगर केवल खोखा कंपनियां ही होती, इसका मतलब ये है कि उससे ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावी चंदा मिला है वो किन किन घरानों से आया है, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा। और जैसे ही वो बात सामने आएगी तो उसमें फिर विपक्ष को थोड़ा सा उसमें बारूद मिलेगा। विपक्ष को थोड़ा बारूद मिलेगा, जिसको विपक्ष चाहे तो उस बारूद को जला के एक धमाका पैदा कर सकता है। तो स्टेट बैंक के जरिए वो पूरी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि चुनाव तक वो नाम सामने ना आ पाए। अब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भाई स्टेट बैंक ने तो अदालत की अवमानना कर दी है, तो उसके ऊपर अदालत की मुकदमा चलाया जाए।
और सुप्रीम कोर्ट भी उस पे स्टेट बैंक की ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा करने ऐसा लगता है एक टिप्पणी के जरिए शायद वो मान गया है। तो अब देखिए परिस्थिति किस तरफ जाती है। एक 13 आखिरी तारीख को है, 13 तारीख को सुनवाई है कि 12 को सुनवाई है? नहीं, 11 को है, 11 मंगल को सोमवार सुनवाई को। हाँ, सोमवार को सुनवाई है। जी। एक आखिरी सवाल टाइम्स नाउ के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के बारे में, और ऐसे और सर्वेक्षण आ रहे हैं, और मैंने नोटिस किया कि उसमें सीटों की संख्या लगातार एनडीए की बढ़ती जा रही है। जब से प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि अब की बार 400 पार, तो उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस को न्यूनतम 28, अधिकतम 48 सीटें मिल सकती हैं, और जो एनडीए वो 365 तक जा रहा है, मतलब 35 सीटें और दूर है 400 पार के। तो इसे हम क्या एक हवा बनाने की कोशिश माने, हकीकत के नजदीक माने, कैसे हाँ, देखा जाए? सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल करके हवा बनाई जा रही है पूरी तरह। सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल करके हवा बनाई जा रही है। मुझे तो लगता है अगर 2019 में एनडीए को, भाजपा को जो सीटें प्राप्त हुई थी, अगर वो सीटें, वैसी सीटें दोबारा मिल जाए भाजपा को, तो ये भी मैं उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। देखिए, ठीक बात है कि विपक्ष हवा नहीं बना पाया, लेकिन विपक्ष ने कुछ ना कुछ गठजोड़ तो कर ही लिया। ये गठजोड़ तो 2019 में मौजूद था ही नहीं। इस तरह का गठजोड़ तो भाजपा के खिलाफ 2014 में भी मौजूद नहीं था। तो इसका क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि एसपी बीएसपी के एक गठजोड़ ने, इसको फ्लॉप गठजोड़ माना जाता है, भाजपा की उत्तर प्रदेश में 10 सीटें कम कर दी थी। आज मैं एक और रोचक खबर सुन रहा था, और आज की बातचीत के लिए मेरा आखिरी सवाल है, आपकी टिप्पणी में उस पर चाहूंगा। वो रोचक खबर ये थी कि महाराष्ट्र में कुछ नागरिक संगठनों ने यह फैसला किया है कि वो एक निर्वाचन क्षेत्र में 100 या 250 या हो सकता है 1000 तक लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े करेंगे। उनका तर्क ये है कि ऐसा करने पर जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, उसका इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा, और जो वोटिंग है वो करानी पड़ेगी बैलेट पेपर से ही। तो क्या ये एक प्रतिरोध का, या जो ईवीएम का विरोध करते हैं उनके हाथ में एक बहुत ब्रह्मास्त्र सा लग गया है, फिर हर जगह हर राज्य में लोग ऐसे ही करेंगे? नहीं, अगर ये प्रयोग के तौर पर सफल होता है, तब फिर इसको बार बार दोहराया जाएगा। अभी एक निर्वाचन, इसको आप पायलट प्रोजेक्ट मान के चलिए, ईवीएम विरोधी पायलट प्रोजेक्ट मान के चलिए। अगर ये हो जाता है तो लोगों को उम्मीदवार खड़े करके कई निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम के प्रयोग को नामुमकिन बना देंगे। और हो सकता है कि फिर इससे भ्रम भी मिट जाए कि ईवीएम से कुछ गड़बड़ी होती है, एक बार अगर चुनाव ऐसा हो जाता है तो। नहीं, इसमें तो ईवीएम का जब प्रयोग ही नहीं होगा तो उसकी गड़बड़ी कैसे साबित होगी इसमें? भारतीय जनता पार्टी हारती है तो फिर कहा जाएगा अच्छा गड़बड़ी नहीं, होती वो थी। मैं कह रहा हूँ, इसमें तो उनका लक्ष्य ये है कि ईवीएम का वो प्रयोग ही ना होने दें। इतने ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाए कि ईवीएम पे वो आ ही ना पाए, तो कागज के मत पत्रों की तरफ जाना पड़े। तो इससे तो पता ही नहीं चलेगा कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है। ईवीएम की गड़बड़ी तभी होगी जब प्रयोग उसका हो। नहीं, मुझे लगता था कि अगर वहां भारतीय जनता पार्टी हारती है तो लोग शायद जोर शोर से कहेंगे कि अच्छा पहले गड़बड़ी होती थी, अब नहीं अच्छा, होती है। अच्छा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर अभय जी से बातचीत करेंगे। कल रविवार का दिन है, तो बहुत मुमकिन है कि हमारे साथ आनंद वर्धन जी भी जुड़े। जी, आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।